नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वुड बी इंडियन कॉन्शियसनेस। अब हम अभी तक पढ़ रहे थे कि हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है, कौन कौन लोग इसमें पाए जाते हैं, उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो इस चीज से रिलेटेड है कि हमारे भारत के लोगों में ये जागरूकता, ये सजगता कब आई कि उनकी सोसाइटी एक होनी चाहिए, एक हमारे भारतीय समाज को अलग होना चाहिए। तो ये रीजन था रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म, रोल ऑफ कॉलोनियल रूल। यहाँ पे रूल आई हैव स्पेल्ड इट रॉन्ग, सो आई करेक्ट इट। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन कॉन्शियसनेस, जो भारतीय जो नागरिक थे उनमें सजगता कब आई? कॉलोनियल रूल के वक्त, जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए उस समय हमारे भारत के लोगों को मतलब 1774 से लेके सन 1947 तक जो मेन रूल ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर किया, उसी दौरान शुरू में ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा पीसफुली शांति प्रिय माहौल बना के रखा वहां पे, और लोगों के ऊपर कोई अत्याचार भी नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम सबको पता है कि 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ था, बगावत हुई थी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। द फर्स्ट रिबेलियन वाज अंडरटुक बाय द इंडियन पीपल इन 1857। हम सब ने मंगल पांडे के बारे में सुना है। तो वहीं से वो बगावत वहीं से शुरू हुई, यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। यूनिफिकेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे रूल करना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश को एक बनाया। क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा भारत लगभग 500 से भी ज्यादा, 565 के करीब प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। अलग अलग 565 राजाएं अलग अलग जगहों पे राज करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एक किया और उन सब के ऊपर एक समझ के रूल करने लगे। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, राजनीतिक, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो उनको संभाला। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन, तो मतलब राजनीतिक तरीके से भी, और पूरे देश के राजनीतिक तरीके से पूरे देश को उन्होंने कंट्रोल किया, जो कि इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। क्योंकि अलग अलग जगहों के अलग अलग राजा हुआ करते थे, उनकी अलग अलग आर्मीज हुआ करती थी, और उनका अलग अलग तरीका हुआ करता था ट्रेड करने का, अलग अलग उनकी करेंसीज हुआ करती थी। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरे देश को एक बनाया और उन सब के ऊपर एक तरह से रूल करने लगे, लगान लेने लगे सबसे एक जैसा। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, ट्रेड, मतलब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने पूरी कंट्री की एक ही करेंसी बनाई। पूरे मतलब सब जो पूरे देश के राजा थे उन सबसे एक ही तरीके से लगान वसूलने लगे, एक ही तरह की कमाई पूरे देश के लोगों की होने लगी। और ब्रिटिशर्स ही वो लोग थे, अंग्रेज ही वो थे जिन्होंने भारत को मॉडर्नाइजेशन की तरफ जिन्होंने भारत में मॉडर्नाइजेशन किया। लेकिन इन सब चीजों हमें फायदा भी बहुत हुआ, बट इन सब चीजों की कीमत हम भारतीयों ने क्या चुकाई? दैट वाज एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमिनेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। हमारे भारतीयों का बहुत लंबे समय तक शोषण किया गया, उनके अधिकारों की अवहेलना की गई, उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। उनको सिर्फ, अंग्रेजों को सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब था, अपनी कमाई से मतलब था। अब चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे हो, लोग मर रहे हैं, मरने दो, लोग भूखे हैं, रहें, बेशक कुछ भी हो, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी कमाई से मतलब था, और वो लोगों को दबाव में रखते थे, जिससे हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो काफी डर गई थी। आवर इंडियन सोसाइटी वॉज scared like hell because of the British rule, their dominance and the exploitation of the rights of the Indian people. Next was birth of nationalism. अब इस domination और इस exploitation की वजह से जो अंग्रेजों ने जो हमारे भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार किए, इसी वजह से राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है वो हमारे भारतीयों में आई। उसी वजह से लोग एक साथ जुड़ना शुरू हुए। लोगों को ये लगने लगा कि ये बाहर से आए लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा देश है तो सिर्फ हमें राज करना चाहिए। नेक्स्ट इज रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन। रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन मतलब बहुत ही ब्रूटल, निर्दयी और लगातार जो एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण हुआ है भारतीय नागरिकों का, भारतीयों का, वो उसकी वजह से क्या होने लगा, लोग आपस के एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे।
क्योंकि उस समय पे बहुत से भारतीय नागरिक ऐसे थे जो अंग्रेजी फौज में भर्ती थे। अंग्रेजों ने अपनी फौज में बहुत से भारतीयों को भी भर्ती किया हुआ था और उनकी जो फैमिलीज थी, उनके जो परिवार थे, वो अपने घरों पे रहते थे। तो जो उस टाइम पे जो एक दूसरे से एक्सपीरियंस ही शेयर करते थे कि हमारा, क्योंकि अंग्रेजों के साथ और जो अंग्रेजी फौज में भारतीय थे उनका ट्रीटमेंट सेम नहीं होता था, उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। जो अंग्रेजी फौज में भारतीय भर्ती थे उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था और उनका बहुत ही शोषण भी किया जाता था। इसी तरीके से जो भारतीय नागरिक अंग्रेजी फौज में भर्ती थे, उनकी जो फैमिलीज थी, उनके जो परिवार थे, उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूल किया जाता था। तो ये जो एक्सपीरियंसेस आपस में लोगों ने शेयर किए, इनकी वजह से भी सन 1857 की रिबेलियन हुई, जिसकी वजह से हमारी इंडियन जो आज की करंट मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है उसकी नींव वहीं पे रखी गई। जो ये कॉलोनियलिज्म हुआ उसकी वजह से, जो ये ब्रिटिश रूल है उसकी वजह से, ये बहुत बड़ा कारण है हमारी आज की इंडियन सोसाइटी के पीछे। ग्रोथ ऑफ यूनिटी एंड एक्सरसाइज, अब यही हम बात कर रहे हैं बार बार कि क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने उनकी वजह से लोगों को ये भी लगने लगा कि अब अंग्रेज हैं, उससे पहले मुसलमान आए थे, तो लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ये अब हमारे देश में आए तो हमारा धर्म परिवर्तन ना करें। उसकी वजह से लोग एक साथ आने लगे और अब एकजुट होने लगे। नेक्स्ट इज इमरजेंस ऑफ न्यू क्लासेस एंड कम्युनिटीज। अब अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सिर्फ दो ही क्लास होती थी, फर्स्ट वॉज रिच एंड सेकेंड वॉज पुअर। या तो होते थे अमीर या होते थे गरीब, इनके बीच में कुछ नहीं होता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद एक नई क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज मिडिल क्लास, जिसमें आज की ज्यादातर भारतीय जनता मिडिल क्लास ही है। तो ये मिडिल क्लास जो है ये भी अंग्रेजों की ही देन है। इससे पहले भारत में या तो अमीर हुआ करते थे या तो रिच हुआ करते थे। देयर वर ओनली रिच पीपल और द पुअर पीपल इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिशर्स केम। आफ्टर द ब्रिटिशर्स they introduced a new class which was the middle class, which were not that rich but not that poor as well. They used to get a regular salary every month and they were happy living their life. अब ये जो मिडिल क्लास थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इनको हर महीने कुछ ना कुछ वेतन, कुछ ना कुछ सैलरी मिलती थी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बिता रहे थे और खुश भी थे। लास्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे दैट इज कम्युनिटी आइडेंटिटी। कम्युनिटी आइडेंटिटी का क्या मतलब है? कम्युनिटी का मतलब समाज, हमारा जो समूह है वो, आइडेंटिटी मतलब पहचान। अब हमारी कम्युनिटी जो है, हमारा जो ग्रुप है वो हमें पहचान कैसे देती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारी कम्युनिटी जो है वो हमें एक लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि हम जिस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम बोर्न इन इंडिया एंड इन नॉर्थ इंडिया, सपोज मैं भारत में किसी उत्तरी राज्य में पैदा हुआ हूँ, सपोज मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ पंजाब की जो कम्युनिटी है वहां से मुझे पंजाबी लैंग्वेज जो है वो मुझे मिलेगी। अगर मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ हूँ तो इंग्लिश वहाँ की जो कम्युनल लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, वो लैंग्वेज मुझे मिलेगी। नेक्स्ट इज कल्चरल वैल्यूज। अब जिस एरिया में हम पैदा होते हैं वहीं के कल्चरल, अब जो हमारा परिवार जो कल्चर फॉलो करते आ रहा है वही कल्चर हम भी फॉलो करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ल्ड का मतलब ये है कि पूरी दुनिया का हर जगह का अपना एक अलग कल्चर है जो बाय बर्थ नेक्स्ट जनरेशन को मिल जाता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ बिलोंगिंग्स इंस्टेड ऑफ क्वालिफिकेशन। अब हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी कम्युनिटी में जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, अब हमारे समाज में जो हमारी पहचान है वो हमारे जन्म से, कि हम किस धर्म में पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं और हमारे पास कितनी जमीन जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टी है, इससे होती है, ना कि हमारी क्वालिफिकेशन से। अब सपोज अगर एक हिंदू आईएएस बन जाए या एक मुसलमान देश का राष्ट्रपति बन जाए, उसकी पहचान उसके ओहदे से नहीं, उसके धर्म और उसकी जाति से की जाती है, जो कि एक ड्रॉबैक है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी का। बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी जो है वो
एस्क्रिप्टिव होती है। एस्क्रिप्टिव मतलब उसके लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब जब जिस जगह पे हमारा जन्म हुआ है, हमारे माँ बाप की जो जाति है हमारी भी वही जाति रहती है, इसके लिए हम पैदा होने से पहले ये कोई चॉइस नहीं रख सकते कि हमें उस धर्म में या उस जाति में पैदा होना है। और बहुत बार ये वर्थलेस और डिस्क्रिमिनेटिंग भी है। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है भेदभाव करने वाली, और वर्थलेस मतलब यूजलेस। अब ये जो जन्म के आधार पे जो हमें पहचान मिलती है ये यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है और ना ही ये हमारे काम में आती है। इसकी वजह से हमारे साथ भेदभाव भी होता है, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब जो लोअर कास्ट हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, वो इस वजह से बहुत सफर करते हैं। आजकल भी बहुत सी जगहों पे ऐसा है, हालांकि टाइम बहुत चेंज हो गया है, टाइम हैज चेंज नाउ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट बिलीव इन कास्टिज्म एंड रेसिज्म, बट आज के समय भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पे उनको उनकी जाति की वजह से, उनके रंग की वजह से आंका जाता है, एंड दिस ट्रूथ इज हार्ड टू बी शेकन ऑफ आवर शोल्डर्स। अब ये जो सच्चाई है हमारे समाज की, ये बहुत मुश्किल है हमारे कंधों से हटाना। ये सच्चाई है, आज के समय पे भी बहुत सी जगह पे ये सच्चाई है। डिटरेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन। अब यहाँ पे डिटरेंट का मतलब है कि लोग ये खुद से एहसास नहीं करते कि उन्हें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या रहेगा इस कम्युनल आइडेंटिटी का, कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें एक ओवरलैपिंग सर्कल है। ओवरलैपिंग मतलब I'll make an example. For example, this is an overlapping circle, कि एक के ऊपर एक चीजें लदी हुई हैं, एक के ऊपर एक चीजें लदी हुई हैं और उन्हीं से हमारी पहचान होती है। दैट इज, फर्स्ट इज फैमिली, कि आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं। सेकंड इज किनशिप, कि आपके कनेक्शंस कैसे हैं, समानता आपको मिलती है कि नहीं। थर्ड इज कास्ट, आप कौन सी जाति से हैं। थर्ड इज एथनिसिटी, आप किस रेस के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। लैंग्वेज, आप कैसी भाषा बोलते हैं। रिलीजन, आपका धर्म क्या है। और रीजन, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, अगर हम हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करें तो इंडियन सोसाइटी जो है, हालांकि दिखने में ऊपर से देखने में ये बराबर ही समान ही दिखती है कि वही पुरुष, वही महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी वैसे ही हैं जैसे बाकी जगहों पे होते हैं, बट बहुत सी जगहों पे डिफर भी करती है, बहुत सी जगहों पे अलग भी है बाकी जगहों से। सो दिस वाज द चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12 सोशियोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। दिस वाज अ ब्रीफ ऑफ द चैप्टर एंड आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। विल मीट विद द नेक्स्ट video again next time.